आज हम ल्यूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है उनके प्रश्नों को देखेंगे। जो हिस्ट्री का होगा, जो पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 71 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को देखेंगे। जो लगभग 10 पेज के प्रश्नों को देखेंगे और हर एक प्रश्न को 2 बार से 3 बार तक रीड करेंगे। कम से कम 2 बार रीड करेंगे, ठीक है, 2 बार पढ़ेंगे, जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद हो सके, ठीक है। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बार बार रिवाइज कीजिए, बहुत ही फ़ायदा करेगा, ठीक है। शुरू करते हैं। पेज नंबर 71 से लेके 80 तक के प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति या भाईचारा की अवधारणा किस पर आधारित है? राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की अवधारणा किस पर आधारित है? राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। मुगल प्रशासन में ज़िलों को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मुहम्मद ने बाबर नाम रखा। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मुहम्मद ने बाबर नाम रखा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है बदायूनी। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन पर हुआ वह है बदायूनी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खाना का। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खाना का। निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग किया, ये गलत है। प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता सही है। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न सही है। अकबर की धार्मिक नीति, ये भी सही है। निम्न तथ्यों में कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग किया, ये नहीं है। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक है प्रशासनिक एकता और कानूनों की एकरूपता। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। निम्न में किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। किसमें हिंद तथा ईरान वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसराम सासाराम का। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के रूप में प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। वह जागीर था सासाराम का। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अताली के संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था बहार खां लोहानी ने। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अताली के संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था बहार खां लोहानी। दक्षिण बिहार
का वास्तविक शासक बनकर शेर शाह ने उपाधि धारण की थी हजरत ए अला का। दक्षिण भारत का वास्तविक शासक बनकर शेर शाह ने उपाधि धारण की थी हजरत ए अला की। हुमायूं और शेर शाह के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेर शाह आलम उल आदिल का उपाधि धारण की? चौसा का युद्ध है। हुमायूं और शेर शाह के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? चौसा का युद्ध है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कनौज बिलग्राम का युद्ध है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कनौज बिलग्राम का युद्ध है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। सही है। शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। एकदम सही। उत्तर पश्चिमी सीमा से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। एकदम सही है। ये बात दोनों सही है। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किनके बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किनके बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत की प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। सही है। राजपूत वीर राणा संगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। सही है। खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक सही स्पष्टीकरण है। मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। मुगल काल बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही उल्लेख नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। अकबर सर थॉमस रो, ये सही नहीं। अकबर सर थॉमस रो ये सही नहीं है। औरंगजेब मनुची सही है। औरंगजेब मनुची सही है। शाहजहां टेविनियर सही है। शाहजहां टेविनियर सही है। जहांगीर विलियम हॉकिंस सही है। जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आया। सही है। जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आया। सही। शाहजहां के काल में टेविनियर आया। सही है। औरंगजेब के काल में मनुची आया। सही है। पेज नंबर 72 को देखेंगे। पेज नंबर 72 कथन है अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। गलत है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। गलत है। घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। सही है। घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। एकदम सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवधी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। सही है। जिन्होंने किसी सरकार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सही है। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। एकदम सही है। इस आंसर भी सही होगा। अवधी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सही है। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। एकदम सही है। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सामाजिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गंवा दिया। मारवाड़।
राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गंवा दिया। मारवाड़ किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? कालिंजर अभियान के समय। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? कालिंजर अभियान के समय। शेरशाह के बारे में किया असत्य है? शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया, गलत है। शेरशाह के बारे में सही है? शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, सही है। शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया, ये गलत है। सूचियों को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। शेरशाहकालीन प्रशासकीय इकाई एवं प्रशासकीय इकाई का एवं प्रबंधन। एकता प्रांत कहा जाता था हाकिम एवं अमीन। एकता एवं प्रांत के प्रधान को हाकिम एवं अमीन कहा जाता था। एकता एवं प्रांत के प्रधान को हाकिम एवं अमीन कहा जाता था। सरकार या जिला के प्रधान को सिकदार सिकदरान एवं मुंसिफ एवं मुंसिफान कहा जाता था। सरकार या जिला के प्रधान को सिकदार सिकदरान एवं मुंसिफ मुंसिफान कहा जाता था। परगना तालुका के प्रधान को सिकदार एवं मुंसिफ कहा जाता था। परगना तालुका के प्रधान को सिकदार एवं मुंसिफ कहा जाता था। ग्राम के प्रधान को मुकद्दम एवं आमिल कहा जाता था। ग्राम के प्रधान को मुकद्दम एवं आमिल कहा जाता था। और ये सभी शेरशाह सूरी के प्रशासकीय इकाई था। शेरशाह सूरी के समय में ये सब प्रशासन का नाम था, जिसका आंसर ए हो गया। शेरशाहकालीन प्रशासन में फौजदार था, कोषाध्यक्ष। शेरशाहकालीन प्रशासन में फौजदार था, कोषाध्यक्ष। शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था, भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था, भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। किसने शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक जरासीन मृत्यु मुंह में पहुंचने ही वाली थी। वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे हुए पर निकल पड़े। जब किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बूढ़े के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह क्या किला बड़ा दंड दे सकता है। आवाज खास सरवानी ने कहा। किसने शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक जरासीन मृत्यु में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यहाँ पर निकल पड़े। जब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बूढ़े के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह क्या बड़ा दंड दे सकता है। अब्बास खां सरवानी ने लिखा है। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है? के.आर. कानूनगो का। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह उक्ति है के.आर. कानूनगो का। शेरशाह के भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में सही नहीं है। भूराजस्व की दर उपज के 1/6 भाग तक तय किया जाता है, ये गलत है। शेरशाह के भूराजस्व व्यवस्था के बारे में सही है। भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खटौती तैयार किया गया था, सही है। राय भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया, सही है। भूमि के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम एवं निम्न, ये भी सही है। शेरशाह के भू राजस्व के बारे संदर्भ में सही है। भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया, सही है। राय भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया, एकदम सही है। उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम एवं निम्न, सही है। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया था, ये गलत है। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, जो
वे जिन धातुएं से बने होते थे वे हैं सोना, चांदी, तांबा। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने थे वे थे सोना, चांदी एवं तांबा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह के द्वारा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह के द्वारा। उमरकोट के राजा विरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का। उमरकोट के राजा विरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का। हमीदा बानो बेगम थी अकबर के माता का नाम। हमीदा बानो बेगम थी अकबर के माता का नाम। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? 1560 ईस्वी में। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? 1560 ईस्वी में। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई दो लड़ाइयों में से बहुत से लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य के उपाधि धारण की? आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य के उपाधि धारण की? आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अटका खैल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्यता थी माहम अनंगा। पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के बीच के लिए जिम्मेदार अटका खैल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्यता थी माहम अनंगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? मालवा विजय से। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? मालवा विजय से। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? गुजरात अभियान को। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? गुजरात अभियान को। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची ए को सूची 2। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में हुआ। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में हुआ। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में हुआ। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में हुआ। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर द्वारा 1563 में किया गया। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में किया गया। जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया गया। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। जजिया कर की समाप्ति अकबर द्वारा 1564 में किया गया। सूबों का पुनर्गठन अकबर द्वारा 1580 में किया गया। सूबों का पुनर्गठन अकबर द्वारा 1580 में। सूबों का पुनर्गठन अकबर द्वारा 1580 में किया गया। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। सुनिश्चित कीजिए। इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575 में किया अकबर ने। इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575 में किया। मजहर की घोषणा 1579 में किया। मजहर की घोषणा 1579 में किया। मजहर की घोषणा अकबर ने 1579 में किया। नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में किया अकबर ने। नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में किया अकबर ने। नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में किया अकबर ने। दीन इलाही की घोषणा 1582 में किया अकबर ने। दीन इलाही की घोषणा 1582 में। दीन इलाही की घोषणा 1582 में किया अकबर ने। इसका आंसर ए सही होगा। करोरी की नियुक्ति 1573 में किया गया। करोरी की नियुक्ति 1573 में किया गया। करोरी की नियुक्ति 1573 में किया गया। दहसाला बंदोबस्त लागू 1580 में किया गया। दहसाला बंदोबस्त की लागू 1580 में किया गया। दहसाला बंदोबस्त लागू 1580 में किया गया। इलाही संवत का प्रचलन 1584 में किया गया। इलाही संवत का प्रचलन 1584 में किया गया। इलाही संवत का प्रचलन 1584 में किया गया। इलाही राज का प्रचलन 1587 में किया गया। इलाही राज का प्रचलन 1587 में किया गया। इलाही गज का प्रचलन 1587 में किया गया। इस पर इसका आंसर ये होगा। निम्नलिखित हथियारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी ने। किस इतिहासकारों ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी ने।
बदायूं ने कहा कि अकबर है जो है इस्लाम का दुश्मन है। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी बीरबल को? अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी बीरबल को? जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से। अकबर ने किसे कंठा भरनवानी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन को। अकबर ने किसे कंठा भरनवानी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन को। पेज नंबर 73 देखेंगे। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था जहांगीर। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था जहांगीर। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था जहांगीर। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह था जहांगीर। कौन सुमिलित नहीं है? 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में हुआ, ये गलत है। 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1506 में हुआ, ये गलत है। खुसरो का विद्रोह 1606 से 7 में हुआ, सही है। खुसरो का विद्रोह 1606 से 1607 में हुआ, सही है। खुसरो का विद्रोह 1606 से 1607 में हुआ, सही है। खुर्रम शाहजादा जहाँ का विद्रोह 1622 से 25 में हुआ, सही है। खुर्रम शाहजहाँ का विद्रोह 1625 से 1622 से 25 में हुआ, सही है। खुर्रम शाहजहाँ का विद्रोह 1622 से 25 में हुआ, सही है। महावत खां का विद्रोह 1626 से 27 में हुआ, सही है। महावत खां का विद्रोह 1626 से 27 में हुआ, सही है। 1626 से 27 में हुआ, सही है। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर के समय में। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर के समय में। सुनिश्चित कीजिए जहांगीर की पत्नियां उपाधि या नाम। मानबाई का पदनाम था शाह बेगम। मानबाई का उपाधिया था शाह बेगम। मानबाई का उपाधिया था शाह बेगम। जगत गोसाई का उपाधि था जोधाबाई। जगत गोसाई की उपाधिया था जोधाबाई। और मेहरू त्रिशा का उपाधि था नूरमहल नूरजहाँ एवं पद शाह बेगम। मेहरू त्रिशा की उपाधि था नूरमहल नूरजहाँ एवं पद शाह बेगम। ये सभी जहांगीर की पत्नियां थी। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर के। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर के। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? जहांगीर के का। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? जहांगीर की। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर ने। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, यह किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर ने। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था जहांगीर। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था जहांगीर। शाहजहाँ के समय कौन सी घटना नहीं हुई? महावत खां का विद्रोह। शाहजहाँ के समय में कौन सी घटना नहीं हुई? महावत खां का विद्रोह। शाहजहाँ के समय में जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ। जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह शाहजहाँ के समय में हुआ। पुर्तगालियों का दमन शाहजहाँ ने किया। पुर्तगालियों का दमन शाहजहाँ के काल में हुआ। खान जहाँ लोदी का विद्रोह हुआ। शाहजहाँ के समय में हुआ। खान जहाँ लोदी का विद्रोह हुआ शाहजहाँ के समय में हुआ। शाहजहाँ का मूल नाम था खुर्रम। शाहजहाँ का मूल नाम था खुर्रम। शाहजहाँ ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? अर्जुमंद बानो बेगम को। शाहजहाँ ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? अर्जुमंद बानो बेगम को। शाहजहाँ ने किस शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा शिकोह को। शाहजहाँ ने किस शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा शिकोह को। शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों को क्रम क्या था?
बहादुरपुर, फिर धर्मत, फिर सामूगढ़, फिर खजुआ, लास्ट में देवराई। शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम है बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, फिर खजुआ, लास्ट में देवराई। पेज नंबर 74 को देखेंगे। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? सामूगढ़ का युद्ध। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहाँ की मौत हो गई? आगरा का किला। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहाँ की मौत हो गई? आगरा का किला। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम है जाट, बुंदेला, फिर सतनामी, लास्ट में सिख विद्रोह। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम है पहले जाट विद्रोह, फिर बुंदेला विद्रोह, फिर सतनामी विद्रोह, लास्ट में सिख विद्रोह होगा। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने। थैंक यू यार। साकी मुस्तईदा खां की रचना मुआसिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संख्या दी? जदुनाथ सरकार ने। साकी मुस्तईद खां की रचना मुआसिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संख्या दी है? जादूनाथ सरकार ने। जिस प्रकार स्पेन के फोरे ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोरे ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? जादूनाथ सरकार की। जिस प्रकार स्पेन के फोरे ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोरे ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? जादूनाथ सरकार की। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? औरंगजेब को। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? औरंगजेब को। किसने अकबर को जिल ए इलाही खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? अबुल फजल को। किसने अकबर को जिल ए इलाही खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? अबुल फजल को। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? अकबर ने। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? अकबर ने। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई 21 है। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई 21 है। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पैबाकी या पायबाकी। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पैबाकी या पायबाकी। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जाट एवं सवार बोधक था क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जाट एवं सवार बोधक था क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा का प्रचलन किसने किया? जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा का प्रचलन किसने किया? जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है शाहजहाँ का। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है शाहजहाँ को। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? औरंगजेब के। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? औरंगजेब के। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा डयोरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावट। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा डयोरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावट। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। पिटरा डयोरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर ने। पिटरा डयोरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर ने।
वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसमें पीटरा ड्यूरा का प्रयोग हुआ? इत्माद उद दौला का मकबरा। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसमें पीटरा ड्यूरा का प्रयोग हुआ? इत्माद उद दौला का मकबरा। निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां का। निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां का। जहांगीर के किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों की छवि बनाने यानी पोर्ट्रेट बनाने के लिए फारस ईरान भेजा? विशन दास को। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा? विशन दास को। फर-ए-इज़्ज़ी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा। फर-ए-इज़्ज़ी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा-ए-दिलखुशा के रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा-ए-दिलखुशा के रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर के संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था? मेवाड़। राजपूताना के निम्न राज्यों में किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया? मेवाड़। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह ने। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह ने। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? अबुल हसन एवं अकार ईजा। अबुल हसन एवं अकार ईजा जहांगीर के चित्रकार थे। अबुल हसन एवं अकार ईजा जो थे जहांगीर के क्या थे? चित्रकार थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय भारत का निम्न में कौन बादशाह था? अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। अकबर ने दीन इलाही वर्ष 1582 में प्रारंभ किया। अकबर ने दीन इलाही वर्ष 1582 में प्रारंभ किया। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कल्याण दास है। अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था, कल्याण दास है। दशवंत और अब्दुसमद एवं वसावन ये सभी अकबर के दरबार में चित्रकार था। दशवंत और अब्दुसमद एवं वसावन ये सभी क्या था? अकबर के दरबार में चित्रकार था। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। निम्न में कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। नूरजहां के गुट के सदस्य था गियास बेगम और खुरम और आसफ खां। नूरजहां के गुट का सदस्य थी आसफ खां, पियास बेग और खुरम। गियास बेग। अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नाम क्या था जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद हुसैन। अकबर के दरबार के सुलेखार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद हुसैन। मियाँ तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधियाँ तानसेन थी, ये गलत है।
मियाँ तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, ये गलत है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित पौधों की रचना की, सही है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित पौधों की रचना की, सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, सही है। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की, सही है। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की, सही है। निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शहजादा दारा शिकोह का चिकित्सक था? फम्बा बर्नियर। निम्न यूरोपीय यात्रियों में से कौन शहजादा दारा शिकोह का चिकित्सक था? फस्वा बर्नियर जो था, बर्नियर जो था शहजादा दारा शिकोह क्या था? चिकित्सक था। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? जाट सवार। मुगल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? जाट सवार। निम्न में किस वर्ष बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य स्थापित किया गया? 1526 में। किस वर्ष बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया? 1526 में। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? अकबर के समय। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? अकबर के समय में। मुगल काल के हिंद फारसी इंडो पर्शियन स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा प्रयुक्त किए जाते थे? रयात, असामी और मुजारियन। मुगल काल के हिंद फारसी इंडो पर्शियन स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे रयत, असामी और मुजारियन। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बहर उल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया? राजतरंगिणी का। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बहर उल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया? राजतरंगिणी का। निम्न में किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? विलियम फिंच ने। किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? विलियम फिंच ने। अब पढ़ेंगे चैप्टर 16 यानी मराठा राज्य 1674 से 1720 ईस्वी तक। वह मराठा राज्य का संघ 1720 से 1818 ईस्वी तक पढ़ेंगे। मराठा राज्य 1674 से 1720 ईस्वी और मराठा राज्य संघ 1720 से 1818 ईस्वी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति सही है। औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति सही है। मराठा धर्म सुधारों का प्रभाव सही है। शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व एकदम सही है। मराठों के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण कारण है मराठों के भौगोलिक स्थिति सही है। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति सही है। मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव सही है। शिवाजी के जुझारू व्यक्तित्व एकदम सही, इसका आंसर सी होगा। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासकीय अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादव के अधीन। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादव के अधीन। मराठों के बर्गिगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मलिक अंबर ने। मराठों के बर्गिगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मलिक अंबर ने। निम्न में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन है? शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। पेज नंबर 76 पढ़ेंगे। पेज नंबर 76। चौथ क्या है? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था? बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था? बालाजी विश्वनाथ को। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को टोपे प्रदान की? अंग्रेज ने। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को टोपे प्रदान की? अंग्रेज ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया?
पुरंदर की संधि, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़ है। पानीपत का तीसरी लड़ाई तो 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। सुनिश्चित कीजिए। शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम था समर्थ रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था समर्थ रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था समर्थ रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक का नाम था दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक का नाम था दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक का नाम था, इसका आंसर ए होगा। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे समर्थ रामदास। शिवाजी जी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने एवं महाराष्ट्र धर्म का प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे समर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार है समर्थ रामदास हैं। दास बोध के रचनाकार है समर्थ रामदास हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंद या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खान ने। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां को। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था? आगरा में। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया ने। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है सिंहगढ़, फिर कोंडाना, फिर तोरण, फिर पुरंदर, लास्ट में रायगढ़ है। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है सिंहगढ़ है, फिर कोंडाना, फिर तोरण, फिर पुरंदर, लास्ट में रायगढ़ है। सुनिश्चित कीजिए घटना और वर्ष है। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में हुआ। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में किया शिवाजी ने। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663 में हुआ। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663 में हुआ। सूरत की प्रथम लूट 1664 में हुआ। सूरत की प्रथम लूट 1664 में हुआ। सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुआ। सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्न में किसने सरल और कारण बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने।
संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को की देखरेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674 में। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674 में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? सभी प्रकार के कर हटा लिए, ये नहीं किया। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने अपनी एक मुहर बनवाई, सही है। एक नया संवत चलवाया, सही है। क्षत्रिय कुल व तस्माम, क्षत्रिय परिवारों का भूषण एवं धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की, सही है। सभी प्रकार कर हटा दिए, गलत है। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने अपनी एक मुहर बनवाई, सही है। एक नया संवत चलवाया, सही है। क्षत्रिय कुल व तस्मा, क्षत्रिय परिवारों का भूषण एवं हैंदय व धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म के उद्धारक की उपाधि धारण की, भी सही है। सब प्रकार ये गलत है। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। अष्टप्रधान के सदस्य एवं अर्थ है। मजूमदार या अमात्य वित्त एवं गणराज्य मंत्री होते थे। मजूमदार या अमात्य का अर्थ है वित्त एवं राजस्व मंत्री। मजूमदार या अमात्य का अर्थ है वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाकियानवीस या मंत्री का अर्थ है गृह मंत्री। वाकियानवीस मंत्री का अर्थ है गृह मंत्री। सुमंत या दबीर का अर्थ है विदेश मंत्री। सुमंत या दबीर का अर्थ है विदेश मंत्री। सुरनीस एवं सचिव का अर्थ है शाही पत्र विभाग का प्रधान। सुरनीस या सचिव का अर्थ है शाही पत्र विभाग का प्रधान। इसका आंसर ये होगा। सर ए नौबत का अर्थ है सेनापति। सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया, सही है। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई, सही है। शिवाजी ने जमींदारों व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, एकदम सही है। शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया, सही है। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई, सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, एकदम सही है। चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा वंश ने। चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा वंश के। सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सर देशमुख के प्रधान मुखिया है। सर देशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10%। सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सर देशमुख के प्रधान मुखिया है। सर देशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10%। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी पागा, बरगीर एवं सिलहदार। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी पागा, बरगीर एवं सिलहदार।
मराठाकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। मराठाकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पैदल पायक या पैदल सैनिक होते थे? 9। मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? 9। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलबा में। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम ने। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से ऊपर था? राजा राम ने। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी एवं कवि कलश। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजी एवं कवि कलश। सम्मिलित कीजिए छत्रपति एवं शासनकाल। संभाजी का शासनकाल 1680 से 1689 तक रहा। संभाजी का शासनकाल 1680 से 1689 तक रहा। राजा राम का 1689 से 1700 ईस्वी तक रहा। राजा राम का 1689 से 1700 ईस्वी तक रहा। ताराबाई का 1700 से 1708 ईस्वी तक रहा। ताराबाई का 1700 से 1708 ईस्वी तक रहा शासनकाल। शाहू प्रथम का 1708 से 1749 ईस्वी तक शासन रहा। शाहू प्रथम का 1708 से 1749 ईस्वी तक शासन रहा। ये सभी मराठा राज्य के थी था। इस बार इसका आंसर ए होगा। किस मराठा शासकों के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शाहू। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शाहू के। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? बालाजी विश्वनाथ के। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? बालाजी विश्वनाथ के। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्नाकर्ता कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उर रजात के नाम पर। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्नाकर्ता कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजात के नाम पर। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई थी। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवाओं के हाथ में चली गई? शाहू प्रथम। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? शाहू प्रथम। यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमरकीर्ति पर का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगे। यह किसने कहा? बाजीराव प्रथम ने। यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमरकीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा? बाजीराव प्रथम ने। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को। पेज नंबर 78 को देखेंगे। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन की द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम ने। किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम ने। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? बाजीराव प्रथम ने। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? बाजीराव प्रथम ने। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बाजीराव के समय में। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बाजीराव के समय में।
पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति रामराजा के बीच हुए संगोला संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? यह संधि पुणे सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। सही है। छत्रपति रामराजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह मंगोला संधि कहलाया। सही है। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पुणे कर दिया गया एवं पेशवा राज्य की सर्वे सर्वा बन गया। सही है। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति रामराजा के बीच हुए संगोला संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? यह संधि पुणे सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। सही है। छत्रपति रामराजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। सही है। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पुणे कर दिया गया एवं पेशवा राज्य की का सर्वे सर्वा बन गया। यह भी सही है। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? रघुजी भोसले ने। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? रघुजी भोसले ने। किस मराठा सरदार ने 1758 में पंजाब विजय किया? रघुनाथ राव ने। किस मराठा सरदार ने 1758 में पंजाब का विजय किया? रघुनाथ राव ने। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना को वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान-ए-आम की छत से चांदी निकलवा ली? सदाशिव राव भाऊ ने। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान-ए-आम की छत से चांदी निकलवा ली? सदाशिव राव भाऊ ने। 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह किससे संबंधित है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह किससे संबंधित है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। जदुनाथ सरकार ने। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत के तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। जदुनाथ सरकार ने। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम ने। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को। निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिव राव भाऊ ने। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिव राव भाऊ ने। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कर्मकला अनुसार सजाइए। 1 नंबर में माधव राव आएगा, 2 नंबर में नारायण राव, 3 नंबर में माधवा राव नारायण, 4 नंबर बाजीराव द्वितीय। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाजीराव के बाद बने पेशवाओं का सही कालानुक्रम सजाइए। 1 नंबर माधव राव बना, 2 नंबर में नारायण राव बना, 3 नंबर में माधव राव नारायण बना, 4 नंबर में बाजीराव द्वितीय बना। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनः स्थापित करने वाला मराठा सरदार था महदाजी सिंधिया। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था महदाजी सिंधिया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधव राव को। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधव राव को।
किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? माधवराव नारायण। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? माधवराव नारायण। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ? माधवराव नारायण के समय। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ? माधवराव नारायण। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। संधि का नाम एवं वर्ष। सूरत की संधि 1775 में हुआ। सूरत की संधि 1775 में हुआ। सूरत की संधि 1775 में हुआ। पुरंदर की संधि 1776 में हुआ। पुरंदर की संधि 1776 में हुआ। पुरंदर की संधि 1776 में हुआ। बरगांव की संधि 1779 में हुआ। बरगांव की संधि 1779 में हुआ। बरगांव की संधि 1779 में हुआ। सालबाई की संधि 1782 में हुआ। सालबाई की संधि 1782 में हुआ। सालबाई की संधि 1782 में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। देवगांव की संधि 1803 में हुआ। देवगांव की संधि 1803 में हुआ। देवगांव की संधि 1803 में हुआ। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुआ। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुआ। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुआ। राजपुर घाट की संधि 1805 में हुआ। राजपुर घाट की संधि 1805 में हुआ। राजपुर घाट की संधि 1805 में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन या फाख्ता बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का परिणाम हुआ पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन या फता बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। अर्थात आंसर होगा डी। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? मोहदाजी सिंधिया ने। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? मोहदाजी सिंधिया ने। सूची को सूची 2 के साथ सुनिश्चित कीजिए। राज्य क्षेत्र एवं संस्थापक। बड़ौदा क्षेत्र के संस्थापक गायकवाड़ था। बड़ौदा राज्य के संस्थापक गायकवाड़ था। इंदौर राज्य के संस्थापक होलकर था। इंदौर राज्य के संस्थापक होलकर था। नागपुर राज्य के संस्थापक भोसले था। नागपुर राज्य के संस्थापक भोसले था। ग्वालियर राज्य के संस्थापक सिंधिया था। ग्वालियर राज्य के संस्थापक सिंधिया था। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। किसने कहा मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ग्रांट डफ ने। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ग्रांट डफ ने। 1775 से 82 में के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्न में से कौन सा परिणाम हुआ? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कौन सा परिणाम हुआ? किसी भी पक्ष का जीत नहीं हुआ। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्न में कौन सा परिणाम हुआ? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने व्यवसाय वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था।
शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? 1627 से 1674 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म में 1627 में हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में। शिवाजी के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुआ? राजा राम एवं संभाजी के बीच। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? राजा राम एवं संभाजी के बीच। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 में। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 ईस्वी में। अब पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन। और चैप्टर पढ़ेंगे 17 यूरोपियों का आगमन। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। पढ़ेंगे यूरोपीय व्यापारी कंपनी एवं सूची 2 में क्या पढ़ेंगे? स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यूरोपीय व्यापारी कंपनी एवं सूची 2 का मुख्यालय। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता में था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टनम में था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टनम में था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी में था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी में था। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? पुर्तगाली का, ब्रिटिश का, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स एवं स्वीडिश का। किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स एवं स्वीडिश, ये सभी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली ने। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली ने। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। और लास्ट पेज है आज का 80 नंबर पेज को देखेंगे। 80 नंबर पेज को देखेंगे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो। गोवा, दमन एवं और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया पुर्तगालियों द्वारा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना? बीजापुर के सुल्तान से। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। भारत के समुद्री मार्गों की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की संधि से हुई? पेरिस के संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की संधि से हुई? पेरिस के संधि से। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना।
पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कालीकट में। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कालीकट में। 1717 ईस्वी में कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखसियर ने। 1773 ईस्वी में कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखसियर ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्न पेशवाओं में किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में कौन था? हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह से। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। निम्न में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया? थॉमस बेस्ट ने। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया? थॉमस बेस्ट ने। निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस को। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस को। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है? बिहार को। बिहार से। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति होती है? बिहार से। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह था हुगली में। बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह था हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर था मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर था मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। सूचियों को सूची के साथ सम्मिलित कीजिए। एस्टाडो डी इंडिया पुर्तगालियों के समुद्री के साम्राज्य का नाम था। एस्टाडो दी इंडिया पुर्तगालियों के समुद्री के साम्राज्य का नाम था। कार्तेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र है। कार्तेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र है। इनक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण है। इनक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण है। पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संख्या है। पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संख्या है। इसका ऐसा आंसर ये होगा। इस प्रकार से ये हिस्ट्री का आज का वीडियो मतलब ये वाला वीडियो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये लगभग हम देखे पेज नंबर 71 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को देखे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये ल्यूसेंट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, ये जो ल्यूसेंट का एडिशन है ये 2023 से 24 वाला एडिशन है। ठीक है, 2023 वाला एडिशन है जो कि
सबसे नया है, ठीक है। बहुत ही हर एक एग्जाम में आपको काम आएगा, ठीक है। इस तरह से इस वीडियो को देखते रहिए और ढेर सारा प्यार दुलार देते रहिए। विदा लेते हैं अब। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।